रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब हम अमृत पैटर्न के साथ कपास के साथ में बांस का भी काम हम करने जा रहे हैं। और अमृत पैटर्न के अमृत देशमुख जो है वो अभी बांस की खेती लोगों को किस तरीके से करना चाहिए वो करने का काम कर रहे हैं। तो हम बांस के जितने जो भी प्रजाति के पौधे चाहिए अमृत राव जी को, वो पौधे हम देंगे, वो आपको दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर इंडस्ट्री लगाना है तो अमृत देशमुख आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। आपका माल भी हम परचेस करेंगे, आपको माल भी हम दे सकेंगे। ये सारे विषय यहाँ पे हो सकते हैं। मेरा ये जो गांव है, गांव का नाम है लोदगा, तालुका औसा, जिला लातूर। यहाँ पे हमने बांस की टिश्यू कल्चर लैब शुरू की है। इस टिश्यू कल्चर लैब में हम 5-6 जाति के बांस के पौधे बनाते हैं टिश्यू कल्चर से। हमारे लैब की कैपेसिटी है साल को 30 लाख पौधे बनाना, और हम अभी 30 लाख पौधे साल को हम बना रहे हैं। 5 प्रजातियाँ हमारे पास है, और एक देहरादून से और एक हमारी नई प्रजाति आने वाली है, जिसकी वजह से हम 6 प्रजातियाँ यहाँ पे बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये टिश्यू कल्चर लैब बनाने का ये है कि बहुत सारे किसान अब बांस की खेती में लगे हुए हैं। तो बांस की खेती करना हर एक किसान को लग रहा है कि हम हमारे खेत में बांस लगाएंगे। बांस लगाने की वजह यह है कि अभी पहले हमारे पिताजी के ज़माने में बारिश जो आती थी वो 27 नक्षत्र के माध्यम से आती थी। नक्षत्र का नाम अगर बताएंगे तो उस नक्षत्र में आसमान से कैसे किस तरीके की बारिश आएगी और कितने दिन आएंगी इसका पता होता था। और उससे इकोनॉमी में क्या क्या फर्क होता है वो भी हमारे पूर्वजों ने स्लोगन के माध्यम से बताया था। लेकिन अब सिर्फ 27 के बजाय 2 ही नक्षत्र है, और एक तो बादल फटना या अकाल, और नक्षत्र 2 रह गए। और 100 दिन की बारिश 52 घंटे पे आई, यानी 2 दिन पे। तो ऐसे में हम जो भी क्रॉप लगाएंगे वो क्रॉप घर पर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर क्रॉप घर पे आएगा तो वो क्रॉप का नाम है बांस। बांस को बारिश ज़्यादा हो गई तो भी चलता है, कम हो गई तो भी चलता है, और बांस को बारिश नहीं आई तो भी चलता है। सबसे ज़्यादा अब लागत मूल्य किसानों का इतना हो रहा है कि किसान परेशान है लागत की वजह से। लेकिन बांस को क्या लागत है, एक बार अगर ड्रिप किया, ड्रिप करने के बाद अगर बांस लगा दिया तो फिर कोई काम ही है नहीं। 3 साल इसको जतन करना और चौथे साल से इसकी कटिंग शुरू करना। और कटिंग शुरू करने के बाद क्या होगा, तो एक बार 4 साल से कटिंग हो गया तो हर साल इसकी कटिंग होती है। कम से कम 30 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 40 टन भी बांस का यील्ड आ सकता है। अब इसमें तो ऐसे माहौल में जब ये प्रजाति आती है तो इसलिए किसान को बांस लगाने में बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। और हम बांस की खेती हम इसलिए किए क्यों, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में 0.5% जंगल है, आधा % जंगल है, और हमारे फॉरेस्ट की जरूरत कितनी होती है, 33%, यानी 33% अगर फॉरेस्ट्री अगर होगी तो ही पर्यावरण का समतोल होता है। लेकिन अब यहाँ पे आधा % अगर फॉरेस्ट्री है तो पर्यावरण का समतोल होना नामुमकिन है। इस वजह से कभी अकाल पड़ेगा, कभी ज़्यादा बारिश पड़ेगी, कभी कम पड़ेगी। तो इस नमूने की परिस्थितियों से हमको जूझना पड़ेगा, और ये परिस्थिति से अगर नहीं जूझना है तो हमको पौधे लगाना पड़ेगा, फॉरेस्ट्री बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आजकल किसान तो अपने खेत में पौधे लगाने के लिए, वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, जनसंख्या बढ़ गई, खेती छोटी हो गई, खेती बंटवारा हो गया खेती का, खेती के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और छोटे टुकड़े में मेरा और मेरे बच्चों का पेट पालना नामुमकिन हो गया। इसलिए मुझे मेरे खेत में छांव नहीं चाहिए, मुझे मेरे खेत में झाड़ वृक्ष नहीं चाहिए, क्यों, तो वृक्ष पे पंछी बैठते हैं, जानवर बैठते हैं, और मेरे क्रॉप का नुकसान होता है।
तो हमको झाड़ नहीं चाहिए, हमको वृक्ष नहीं चाहिए। लेकिन वृक्ष अगर नहीं चाहिए तो फिर इंसान को भगवान ने दो चीज दी है, एक मुंह दिया है खाने को और एक नाक दिया है सांस लेने को। नाक से ऑक्सीजन लेते हैं और मुंह से अनाज खाते हैं। हम सारे लोगों ने मुंह से अनाज खाने का काम किया, इसके लिए खेती में बहुत सारी डेवलपमेंट की, लेकिन हमारे नाक से जो ऑक्सीजन जाता है वो अच्छे ऑक्सीजन के लिए हमने कुछ काम किया नहीं, और ऑक्सीजन देने वाले झाड़ों को हमने तोड़ दिया। अब परिस्थिति क्या हो गई, अब पर्यावरण बिगड़ गया। नंबर एक, टेम्परेचर बढ़ गया, कार्बन बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया। इस वजह से दुनिया सारी परेशान है। अब हम इस समय में जब बात कर रहे हैं तो सारी दुनिया जूझ रही है कोरोना से। और जब मैं कोरोना की तरफ देखता हूं तो क्या है, तो फेफड़े, फप्पोस, फेफड़े जो होते हैं इंसान के दिल में के, वो खराब होने से पूरी बॉडी डैमेज हो रही है। तो फेफड़े को क्या लगता है, ऑक्सीजन अगर कंट्रोल है तो शरीर का कोई नुकसान होता नहीं। कार्बन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, कोरोना हो गया, आदमी मर रहा है, आदमी बीमार हो रहा है। जिसके शरीर में ऑक्सीजन भरपूर होता है उसको कोई बीमारी है नहीं। तो ऑक्सीजन का तो प्रमाण बहुत कम हो गया है, कार्बन का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है कार्बन का परिणाम हवा में। जब 250 साल पहले औद्योगिकरण शुरू हुआ, इंजन का शोध लगा, इंजन जब शुरू हुआ तब क्या हो गया, जिस दिन हमारे पृथ्वी पे इंजन आया, इंजन का और इंसान का एक ही तरीका है। इंसान भी ऑक्सीजन खाता है, कार्बन छोड़ता है, और ऑक्सीजन, इंजन भी ऑक्सीजन खाता है, कार्बन छोड़ता है, आदमी भी ऑक्सीजन खाता है और कार्बन छोड़ता है। तो अब आप क्या करना पड़ेगा, अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि जिस दिन इंजन का शोध लग गया उस दिन 280 ppm कार्बन का प्रमाण था हवा में। अब वो 418 422 के आसपास हो गया है। 350 ppm पृथ्वी पे जब हवा में कार्बन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब जीव जंतु सुरक्षित रहेगा, और 450 जिस दिन होगा उस दिन पृथ्वी पे विनाश आएगा। अब 422 हो गया, 450 को विनाश आने वाला है, और अब 450 को अगर विनाश आने वाला है तो 28 ppm बचे हुए हैं, और ये झाड़ नहीं रहने की वजह से सारा परिणाम शुरू हो रहा है। इसलिए हमको झाड़ लगाना जरूरी है। अब हम सारे हिंदू हैं और हिंदू धर्म में बड़ की और बड़ और पीपल, इसकी पूजा और तुलसी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, ये वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन देते हैं और दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं, और रात में भी कार्बन खाते, दिन में भी कार्बन खाते। कार्बन खाते, ऑक्सीजन देते, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया गया। लेकिन उनकी अब संख्या कम हो गई, अब उसको बढ़ने के लिए समय भी बहुत लगता है। तो फिर इसको पर्याय क्या है, तो हवा में का कार्बन, सारे जातियों में जितने भी वृक्ष हैं, सारे वृक्षों में कार्बन 30% कार्बन ज्यादा खा सकता है। कौन, तो बांस ज्यादा खा सकता है। इंसान को 280 किलो साल को ऑक्सीजन लगता है, बांस 320 किलो ऑक्सीजन साल को देता है। और दुनिया में सबसे गति से बढ़ने वाला अगर कोई वृक्ष है उसका नाम बांस है। नरेंद्र मोदी जी ने बांस पे एक बहुत ही उपकार किया है। क्या किया मोदी जी ने, मोदी जी ने बांस को वृक्ष की व्याख्या में से निकालकर घास की व्याख्या में डाला है। तो अब क्या हो गया, घास लगाने में भी परमिशन की जरूरत नहीं, और घास काटने में भी परमिशन जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है कुछ दिनों के बाद, वृक्ष तोड़ने के बाद, मानव हत्या को जो जुर्म, जो कानून लगता है, जो दंडक लगता है, उसी तरीके से वृक्ष तोड़ने से लगेगा। ऐसे मेरे में मन में डर पैदा हो गया है। क्यों, तो हम सारे के सारे पर्यावरण हमारा बिगड़ गया है, और ये पर्यावरण में झाड़ रहना चाहिए। तो अब बांस क्यों लगाना चाहिए, बांस लगाने से 1 एकड़ में 1 लाख रुपए साल को मिलते हैं। अभी बांस के बाजार में रेट क्या है, अगर समझो हम बांस, संतरा, मौसम्बी, बनाना, मैंगो, अंगूर, ये सारे फलों के पौधों को
इसको ये देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बांस लगते हैं। एक खेत में कम से कम 2-3 लाख रुपए के बांस होते हैं, टमाटर ये सारे चीज़ों को देने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अभी बल्लरशाह पेपर मिल है, वो बल्लरशाह पेपर मिल बोलती है कि 1 टन हम 5,100 रुपये यानी 5100 रुपये में टन हम खरीद लेंगे, लेकिन हमको बांस वहां ला के देना पड़ेगा। दूसरी बात, कर्नाटक में और एक ने मुझे कहा कि तुम्हारे गांव में आके हम 3,500 रुपये टन से ले सकते हैं। उसके बाद कॉन्बेक नाम की एक संस्था है, वो कॉन्बेक संस्था कहती है कि फर्नीचर, जैसे मैं अभी जिस चेयर पे बैठा हूँ, आप देखिए ये चेयर, ये मैं चेयर पे बैठा हूँ, ये बांस की चेयर है। तो इसका जो बांस का जो फर्नीचर बनता है, ये फर्नीचर के लिए बांस 25,000 रुपये टन से लिया जा रहा है। तो 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख से 5 लाख रुपये तक बांस का उत्पादन आ सकता है, इतने पैसे हमको मिल सकते हैं। नंबर 1। तो बाकी कुछ मेहनत है नहीं, सिर्फ लगाना है। तो 1 लाख से 5 लाख तक कहीं भी तुम्हारी जैसी मेहनत है वैसे पैसे तुमको इसमें से मिल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बांस कार्बन खाता है, ऑक्सीजन देता है। नंबर 3, बांस से बनता क्या क्या है। अब भारत सरकार प्लास्टिक पे बैन ला रही है, तो प्लास्टिक से टूथब्रश तैयार करते हैं, प्लास्टिक से चेयर तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक से ग्लास तैयार कर सकते हैं, प्लेट तैयार कर सकते हैं। तो अब बांस से ब्रश तैयार हो रहा है, टूथब्रश तैयार हो रहा है, शेविंग ब्रश तैयार हो रहा है। उसके बाद बांस से प्लेट तैयार होती है, ग्लास तैयार होता है, बॉटल तैयार होता है, बांस से इथेनॉल तैयार होता है, बांस से CNG तैयार होता है, बांस से फर्नीचर तैयार होता है, बांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। अभी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई। उसके बाद बांस इंटीरियर डिजाइन में भी आ रहा है। जो हमारा टर्मिनल 2 बेंगलोर एयरपोर्ट है, वहां पे 3,000 करोड़ रुपए का इंटीरियर डेकोरेशन बांस से किया गया है। हम लोहे को भी पर्याय है, प्लास्टिक को भी पर्याय है, एल्यूमिनियम को भी पर्याय है, डीजल पेट्रोल को भी पर्याय है, कागज भी बनता है। तो ये कल्प वृक्ष है। तो एक बांस से कितनी चीज तैयार होते हैं, तो आप सोच, क्या बांस से क्या क्या होगा। तो तुम्हारी सोचने की जितनी क्षमता है उतनी चीजें बांस से तैयार होती है। अब बांस से 1800 चीजें तैयार हो रही है। मेरे पास ही 30-40 चीजें अब आपको देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपका इनकम अगर बढ़ाना है तो आपको बांस खेती करना पड़ेगा। और बांस की खेती करने के लिए सबसे प्रामाणिकता से जो काम करना है वो ये है कि टिश्यू कल्चर के सिवा आप पौधे नहीं लेना। नंबर 1, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि टिश्यू कल्चर के बगैर पौधा नहीं लेना। हम बीज के लिए जो खेत में हम जो सोइंग करते हैं, हमारी सोइंग करने के समय हम बीज लाने के लिए 100-100 किलोमीटर जाते हैं। इस तरीके से बांस में भी टिश्यू कल्चर का ही लेना। और टिश्यू कल्चर भी, हम जो टिश्यू कल्चर के जो पौधे बनाते हैं, ये पौधे का मदर प्लांट हम हर साल भारत सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट से हम लाते हैं, उससे ये पौधे हम बनाते हैं। तो नंबर 1, टिश्यू कल्चर का ही खरीदी करना। अब हम ये तो यहाँ से, मैंने तो मेरे खेत में बांस भी लगाया है, बांस डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज भी मैंने शुरू किया है, मैंने टिश्यू कल्चर लैब भी बनाई है, और मैंने पृथ्वी रक्षण नाम का एक रेडियो चैनल शुरू किया हूं मैं कि बांस का प्रचार करने के लिए। तो ये सारे काम हम चल रहे हैं। मैं किसान भाइयों को एक विनती करना चाहता हूं, वो ये है कि भाइयों, आपको अगर बांस लगाना है तो हम बांस के पौधे आपको देंगे, इसे कैसे कैसे खेती करना चाहिए इसकी टेक्नोलॉजी भी हम आपको देंगे, इससे क्या क्या बनता है इसकी भी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर किसी किसान भाई को अगर इंडस्ट्री शुरू करना है तो बांस से फर्नीचर बनाना, बांस से ब्रश बनाना, बांस से कंघी बनाना, ये सारे जो जो चीजें बनते हैं बांस से, ये सारे चीजें बनाने के लिए जो ट्रेंड वर्कर लगते हैं, वो हम वर्कर भी आपको बना के देंगे। उसके बाद मशीनरी भी लेके दे सकते हैं। उसके बाद हम आपको क्या बनाना चाहिए ये भी हम आपको बता सकते हैं।
आपको अगर बेचना है तो हम हमारे पास का जो फर्नीचर है वो भी हम आपको दे सकते हैं, या फिर आप अगर फर्नीचर बनाएं तो आप फर्नीचर उसका आपका फर्नीचर भी हम ले सकते हैं। और ये पूरे देश भर में काम करने का हमारा मनोदय है। अभी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने इस पे इसको वृक्ष से घास में डाला, उसी तरीके से इस पे इथेनॉल बनना और सीएनजी बनना, इसके लिए नितिन गडकरी जी बड़े प्रयास कर रहे हैं। तो इस नितिन गडकरी जी के प्रयास को देखते हुए इसको बड़ा भविष्य आने वाला है, और इस भविष्य के लिए हमको अब काम करना है। और अभी ये फर्नीचर बनाने का जो काम चल रहा है, वो फर्नीचर बनाने का काम चल रहा है कुडाल सिंधुदुर्ग में। संजीव करपे साहब जो अपने एक्स रेलवे मिनिस्टर है सुरेश प्रभु साहब, इनके साथ में काम करते हैं, उनका भी काम चालू है। अभी ब्रश वगैरह बनाने की टेक्नोलॉजी जर्मनी से आए हुए हमारे योगेश शिंदे साहब है पूना में, वो ये सारा बना रहे हैं। तो हम ये सब लोग मिलके, जैसा कि हमारे एक मित्र वो सीएनजी बना रहे, तो हमारा सारे लोगों का एक ग्रुप बन गया है। और इस ग्रुप की वजह से मैं आपको विनती करता हूँ, मैं पाशा पटेल, मैं स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन था, मैं विधायक भी था, और मैं आप सब लोगों, मैं 45 साल से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। शेतकरी संगठन में भी मैंने बहुत सारा काम किया है, और अभी मैं भारतीय जनता पक्ष में किसान मोर्चा जो है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो ये सारा काम हम मिलके कर रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब हम अमृत पैटर्न के साथ कपास के साथ में बांस का भी काम हम करने जा रहे हैं। और अमृत पैटर्न के अमृत देशमुख जो है वो अभी बांस की खेती लोगों को किस तरीके से करना चाहिए वो करने का काम कर रहे हैं। तो हम बांस के जितने जो भी प्रजाति के पौधे चाहिए अमृत राव जी को, वो पौधे हम देंगे, वो आपको दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर इंडस्ट्री लगाना है तो अमृत देशमुख आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, आपका माल भी हम परचेस करेंगे, आपको माल भी हम दे सकेंगे। ये सारे विषय यहाँ पे हो सकते हैं। मैं आखिरी में आपको नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, बांस से हमारे खेती में जो बचत है, हमारा खेती का जो उत्पादन है, वो अच्छे तरीके से एक एकड़ को 1 लाख रुपए हमको मिलने वाला है, यानी हमारा मसला हल हो गया। दूसरा मसला हल हो गया, इससे बहुत सारे वस्तु तैयार हो सकते हैं। कार्बन छोड़ने वाली इंडस्ट्री बंद करके ऑक्सीजन देने वाली अगर इंडस्ट्री अगर खड़ा करना है तो ये बांस लगाना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि हवा में कार्बन बढ़ गया है, वो हवा में का कार्बन खा के ऑक्सीजन देने का काम ये बांस करता है। इसलिए हमको हमारा पर्यावरण का भी परिस्थिति हम सुधार सकते हैं। और सबसे मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ, आपको टूथब्रश इस्तेमाल करना है, आप सिर्फ बांस का कीजिए। आपको फर्नीचर इस्तेमाल करना है तो बांस की कीजिए। क्यों? तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे और पोता पोती को तो आप ऑक्सीजन और पानी दे के जाना है, तो आपको बांस लगाना पड़ेगा। बांस लगाने से क्या होगा? बांस लगाने से क्या क्या की चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। बांस से पहली चीज़ क्या होती है, तो बांस से हवा में का टेम्परेचर कम होता है। बांस से ठंडी हवा, बांस बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए बहुत जल्दी जंगल तैयार हो सकता है। जंगल तैयार होने से, ठंड हवा लगने से बारिश आ सकती है। आई हुई बारिश जमीन में अगर पहुंचाना है तो झाड़ की वजह से ही जमीन में पानी रिचार्ज होता है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मैं जब सारी चीज़ों का अभ्यास किया, ये करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि अब भविष्य, इंसान का भविष्य अब अगर बदलना है तो बांस के सिवा बदलेगा नहीं, ऐसे मुझे लगता है। और पूरी सरकार, मोदी जी की सरकार अब बांस के पीछे खड़ी हुई है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप बांस लगाइए, और बांस लगाने से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और पर्यावरण का रक्षण भी होगा। नदियों के किनारे आप बांस अगर लगाओगे तो एक कहावत है, नदी झांकी तो जल राखी। जिसको जल चाहिए वो नदी को झांकना चाहिए, नदी के किनारे झाड़ लगाना चाहिए, तो वो भी काम
बात से हम कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों को देखते हुए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूँ सारे देश के किसान भाइयों को कि अब आप ये बांस की खेती करना शुरू कीजिए। और बांस की खेती अगर आपको में अगर और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं पाशा पटेल, मैं विधायक था और मैं स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन भी था। सब आप लोग मुझे जानते हैं, महाराष्ट्र तो पूरे का पूरा जानता है। तो सारे किसानों को मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि सारे देश के किसानों को मेरी बात पहुँच सके। तो ये इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बताया हूँ। मेरे से अगर संपर्क करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9422071786। फिर एक बार मुझे अगर संपर्क करना है, बांस के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर एक बार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर फिर एक बार बताता हूँ 9422071786। तो इस नंबर पे अगर मेरे संपर्क करेंगे तो मैं आपको सब बातें बताऊंगा। और मेरे मेरे, मेरे मुझे जुड़ने के बाद अगर अमृत देशमुख को भी अगर आप ये बातें पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। हम दोनों मिलकर ये काम करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको विनती करते हुए यहीं रुकता हूँ। जैसे जैसे और ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप लोगों के साथ बात करते रहूँगा। जय हिंद।